defined as shear force upon shear area. Shear force upon shear area and shear strain एंगल फाई के टर्म्स में डिस्कशन किया था. अगर कोई ब्लॉक में फोर्स F लगा के उसको फाई एंगल से ट्विस्ट करा दिया जाए, शिफ्ट करा दिया जाए, टिल्ट, जब कि इसका प्रोजेक्टेड एरिया जिसके अलोंग रेजिस्टेंस इसमें ऑफर हो रहा है, इसमें रेजिस्टिंग जो ऑफर इफेक्ट किया जाएगा वो इस सरफेस के अलोंग रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा. राइट? एक ब्लॉक में अगर हम ऐसे फोर्स लगा के आगे पुश कर दें तो कुछ वो ऐसे टिल्ट होगा फाई एंगल से. सो नाउ शीयरिंग फोर्स और ये वाला जो एरिया है that will be shear area. So tau is equal to F upon A, जिसमें force should be along the या parallel to the area. Force should be parallel to the area. And phi जो टर्म बन रही है इसको tan phi के टर्म्स में रिलेट करते हैं because it is very small. इसमें चेंज इन एंगल के टर्म्स में रिलेट करते हैं. ठीक है? नाउ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज रिलेटेड टू along with like Young's modulus, Hooke's law की तरह. Shear stress is also directly proportional to shear strain. Shear stress is also directly proportional to shear strain, and that proportionality constant goes to modulus of rigidity. Modulus of rigidity, which defines कि इस फोर्स में या इस मटेरियल में कितने फोर्स के बाद इसमें शियर फेलियर हो जाएगा. अगर मैं इसमें क्वेश्चंस की बात करूं तो मैंने आपको एक ये क्वेश्चन करवाया होगा इफ यू रिमेंबर. एक प्लेन शीट में से जिसकी थिकनेस t है t थिकनेस की शीट से एक सर्कुलर होल कट करना है. कुछ ऐसी होगा ना. ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में मिलेगा. अगर मुझे एक सर्कुलर होल कट करना है और इसकी मटेरियल प्रॉपर्टी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया है तो बताओ कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि इसमें से एक कॉइन टाइप का छोटा सा डिस्क टाइप का कट के बाहर हमें रिसीव हो जाए. लेट्स से हमें कॉइन कट करना है ऐसे. इसमें नया फॉर्म एरिया ये होगा
न्यू फॉर्म्ड एरिया कौन सा है? अगर मैं न्यू एरिया की बात करूं, इस एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की वजह से ये नया एरिया बना, राइट? ऐसे सामने साइड और पीछे साइड। तो नाउ शियर मॉडुलस की वजह से हम लिख सकते हैं G इज इक्वल टू टाउ अपॉन फाई, टाउ अपॉन फाई। अब यहाँ पे अगर हम लिखें शियर फेलियर हमें अगर कराना है तो हमें स्ट्रेस के टर्म्स में बता दिया जाएगा, एंड दिस स्ट्रेस विल बी रिटन एज लाइक फोर्स अपॉन एरिया and phi. This will be called as shear strength. Shearing के लिए कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है? ठीक है, या इसी को हम बेसिकली लिख देंगे, इसी को हम लिख देंगे जो G इंटू फाई जो टर्म बन रही है, इसको हम बोलते हैं shear फेलियर के लिए shear strength, ठीक है ना, because which is equal to tau. तो ये आपको मैक्सिमम shear स्ट्रेस दिया जाएगा इनटू मैक्सिमम shear स्ट्रेस, मटेरियल की मैक्सिमम अलाउबल व्हिच इज नोन एज अलाउबल shear स्ट्रेस। ये वो मैक्सिमम फाई की वैल्यू है जिसमें shear में फेलियर हो जाएगा, मींस नया सरफेस जनरेट होने लगे कट होके, ठीक है ना। दैट इज टाउ। इसके बियॉन्ड ये स्ट्रेस शीयरिंग स्ट्रेस को होल्ड नहीं कर सकता। इज दैट ओके? तो ना इसमें से हम फोर्स बता सकते हैं। अब एरिया को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो एरिया को क्या लिख सकते हैं? एरिया कैन बी रिटन एज, अगर इसका रेडियस लेट से r रहा होगा तो एरिया विल बी रिटन एज पाई r इनटू t। सिलेंड्रिकल सरफेस का एरिया मिलेगा ना, कर्व सरफेस का एरिया पाई r इनटू t, न्यू सरफेस एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे रिक्वायर्ड फोर्स टाउ मैक्स इनटू पाई r t, ये टर्म्स में फोर्स की रिक्वायरमेंट है। अलाउबल स्ट्रेस या मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ का कीवर्ड एक दिया जाएगा। इस टाइप से और भी शीयरिंग, अब जैसे सपोज करो आपको सीजर से इसी शीट को कट करना होता, पूरा सीजर कट करना है, टोटल वर्क कितना करना पड़ा है, टोटल कितना एनर्जी देनी पड़ी, अभी हम एनर्जी का भी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। नाउ शियर मॉडुलस के बाद बल्क मॉडुलस एंड रिलेटेड प्रॉब्लम। और शियर मॉडुलस को बेसिकली हम 2D प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, मटेरियल की 2 डायमेंशनल प्रॉपर्टी या शियर प्रॉपर्टी। बल्क मॉडुलस, सो बल्क मॉडुलस के लिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस volumetric stress is defined as volumetric stress is equal to sigma x sigma y sigma z के टर्म्स में होता है बेसिकली। ये आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है केवल वन केस है, when sigma x is equal to sigma y is equal to sigma z, in that case it becomes equal to change in pressure, ठीक है। so this is equal to becoming pressure here, when it is equal to pressure volumetric stress is becoming pressure, या हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा v। volumetric stress when through all the directions stresses are same, हम उसको volumetric stress बोलते हैं।
या प्रेशर के टर्म्स में भी, एक्सर्टेड प्रेशर के टर्म्स में भी रिलेट है। नाउ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस निकालने के लिए अगर ये तीनों वैल्यू अलग अलग होंगी तो अलग कैलकुलेशन होती है, वो आपके स्कोप के बियॉन्ड है, ठीक है। तो तीनों का सम करना होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइडेड बाय 3 करके हम जब सॉल्व करते हैं तब हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस निकलती है। उसी से वो डेरिवेशन अभी जो हम रिलेशन लिखेंगे ना, कौन सा रिलेशन, रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, रिजिडिटी एंड पॉइजन रेशियो, वो इसकी डेरिवेशन से पता चलता है कि वो रिलेशन ऐसे कैसे है, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज रिटन एज EV which is change in volume upon volume of the body and bulk modulus के लिए volumetric stress are directly proportional to volumetric strain and that proportionality limit goes to bulk modulus of elasticity into volumetric strain which goes to अब देखो कई बार ये प्रेशर या चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ले लिया जाता है, ठीक है, प्रेशर या चेंज इन प्रेशर के टर्म्स में लिया जाएगा। सो दिस गोज टू डेल्टा पी या डीपी इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू डीवी अपॉन वी एंड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बिकम्स डीपी अपॉन डीवी अपॉन वी which is equal to, क्योंकि change in volume हमेशा नेगेटिव होता है, like we will understand for dp to be positive dv नेगेटिव ही होगा, एक्स्ट्रा प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा और अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक माइनस साइन भी आता है to balance that so that this property should remain positive. Now this equation becomes B is equal to minus of V dP upon dV bulk modulus of elasticity. अब हमको पता है for mass to remain same, mass is equal to rho into V density into volume minus of dV upon V must be equal to d rho upon rho. अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो डेंसिटी के टर्म्स में भी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को रिमेंबर रखना है, लाइक माइनस ऑफ v dp upon dv also equal to rho dp upon d rho, माइनस साइन हट जाएगा डेंसिटी के टर्म्स में, ठीक है, बल्क मॉडुलस ऑफ। इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अभी आपको नहीं मिलेंगे, बस आपको इतना पूछा जाएगा कि अगर एक सपोज करो कोई मटेरियल है, कंप्रेसिबल मटेरियल है जिसका बल्क मॉडुलस इतना है, उसको समंदर के नीचे अगर इतनी डेप्थ पे ले जाएं तो उसकी डेंसिटी क्या होगी या उसका बचा हुआ वॉल्यूम कितना होगा ना। समंदर के किसी x किलोमीटर लेके जाने पे नीचे डेप्थ में, x मीटर डेप्थ पे ले जाने पे प्रेशर वाटर के वजह से एक्सेसिव प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना, सो नाउ बिकॉज ऑफ दैट कंप्रेशन मटेरियल का होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं या बनते हैं, तो वो एकदम बेसिक ही रहेंगे, इसमें और बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। सो नाउ नेक्स्ट टर्म इज Poisson's ratio, the fourth property of the material. ये हेडिंग कौन सी थी? ये फिफ्थ थी, राइट? हाँ, इसमें हमने थर्ड लिख दिया। सिक्स्थ, Poisson's ratio. Poisson's ratio is defined as longitude lateral strain upon longitudinal strain. क्या था उसमें? longitudinal था या lateral था? longitudinal upon lateral, right? पहले हमें दो स्ट्रेस पता चलते हैं, ये strain that is dl upon l जो था ये कहलाता है longitudinal
lateral strain, LTR, lateral strain, lateral strain. So अगर DL पॉजिटिव है मींस चेंज इन लेंथ इंक्रीज हो रही है, सो DR डेफिनेटली नेगेटिव होगा, राइट? और अगर DL नेगेटिव है मींस कंप्रेशन हो रहा है, तो बॉडी का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने लगेगा, मींस कम इलोंगेट करने में एरिया डिक्रीज होगा, कंप्रेस करने में एरिया इंक्रीज होगा. So Poisson's ratio mu is defined as longitudinal strain upon lateral strain. That means with a negative sign, ठीक है ना, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव का जो रिलेशन बन रहा है, that is DL upon L divided by negative of DR upon R. This is also one of the property of the material. ठीक है. So now इसके बाद आता है relation between all these parameters. हमने क्या लिखा था 7 पॉइंट, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है. इसका एक ये है, म्यू की जो रेंज होती है, -1 से 0.5 के बीच में होती है, इसके बियॉन्ड नहीं जाती. -1 कुछ स्पॉन्जी मटेरियल होते हैं, आर्टिफिशियल आर्टिफाइड मटेरियल्स, जिनके लिए हम -1 भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है. इतना रेंज रहता है. बट स्टैंडर्ड जो होता है किसी भी नेचुरल मटेरियल के लिए, वो 0 से 0.5 के बीच में रहता है जनरली. आर्टिफाइड मटेरियल्स में -1 भी पॉसिबल है. इक्विवेलेंट स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट, पॉइंट इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट. इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा लॉन्गिट्यूडिनल स्प्रिंग, राइट? सो लॉन्गिट्यूडिनल स्प्रिंग में अगर एक रॉड विद इन इलास्टिक लिमिट इलोंगेट की गई है, और जैसे ही हमने इसमें से फोर्स हटाए तो ये वापस से अपनी ओरिजिनल लेंथ पे आ जा रहा है. यही तो मटेरियल की प्रॉपर्टी थी, राइट? So now it is behaving like a spring when it is restoring its previous length, right? When rod is unloaded, will bring back to original length. Will bring back to original length, and due to this we say behaves like a spring. So it's a spring property when F is equal to K delta, where delta is the elongation,
being the elongation, it has to be represented as delta, जिसको हम dl बोलते थे, it is like f into l upon a into y when area of this was given something a. ठीक है, इससे हम डेल्टा के टर्म्स में लिख देंगे f is equal to a into y upon l into delta. Now comparing these two equations, हमें k के बारे में पता चल रहा है कि एक रॉड या वायर अंडर अप्लाइड फोर्सेस, उसका जो लीनियर प्रॉपर्टी है यंग्स मॉडुलस स्प्रिंग की तरह कैसे काम करवा रहा है. सो k which is spring constant a into y upon l की तरह काम कर रहा है. Spring constant of the rod. So now spring constant of the rod अगर हमने निकाल लिया तो डेल्टा के लिए कितना एलोंगेशन हुआ होगा ये हमें पता है. हम इसमें कितना वर्क हुआ है, कितनी एनर्जी स्टोर्ड हो गई है, ऑल दैट वी कैन राइट. राइट, सिमिलरली अगर कोई वायर है ना, रॉड, वायर या किसी भी टाइप का लीनियर ऑब्जेक्ट है, वो स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका स्प्रिंग के कांस्टेंट की वैल्यू क्या है ये हमें बता सकता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट था बी पॉइंट, टॉर्जनल स्प्रिंग. सो नाउ हम इसको रिलेट करेंगे लाइक विथ अ स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है एंड अप्लाइड विथ फोर्स F. ठीक है, टॉर्जनल स्प्रिंग. टॉर्जनल स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट kT विद इन इलास्टिक लिमिट आल्सो, इसको भी हम बोलेंगे विद इन. अब इसके लिए इलास्टिक लिमिट कौन सी वैल्यू कहलाएगी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शियर फेलियर. ठीक है ना, टॉर्जन टॉर्क रिलेटेड प्रॉब्लम है, शियर फेलियर होगा. इसके लिए यंग्स मॉडुलस. लॉन्गिट्यूडिनल स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट k के टर्म्स में. नाउ दिस रिलेट्स अस टॉर्क इज इक्वल टू kt इनटू थीटा. ये हम डिस्कशन यहाँ पे पहली बार करते हैं इस चैप्टर में कि कोई टॉर्जनल स्प्रिंग भी हो सकती है जिसमें टॉर्क की वजह से कुछ थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा. ठीक है ना. सो नाउ दिस kt goes to torque upon theta like एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. टॉर्जनल स्प्रिंग कुछ इस तरीके से बनती हैं जैसे पहले टॉयज में यूज किए जाते थे. ठीक है, अगर हम इस एंड को फिक्स रखते हुए इस एंड को यहां तक लेके आए, दैट इज सपोज टू बी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो ये टॉर्क लगाएगा हमें, जो टॉर्क लगने वाला होगा इस डायरेक्शन में थीटा लगने की वजह से टॉर्क इस साइड लगने लगेगा. सो नेगेटिव वेक्टर के टर्म्स में लिखना पड़ता है इसको. अगर हमने थीटा इस साइड दिया तो स्प्रिंग ऐसे टॉर्क लगाएगा. ठीक है, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी से रिलेटेड है. ठीक है, सो नाउ हम टॉर्जनल इक्वेशन सीखेंगे. टॉर्जनल इक्वेशन में इसको सीखेंगे, मींस लिखेंगे कि ये kT के टर्म्स में एनर्जी वगैरह का भी डिस्कशन कैसे होगा, या kT को g के टर्म्स में हम कैसे लेके आएंगे, अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. टॉर्जनल इक्वेशन लास्ट हमारी हेडिंग है. राइट, हमारे इसमें लास्ट में हेडिंग है ना टॉर्जनल, वहां पे हम इस kT को g के टर्म्स में लिखेंगे जैसे यहाँ पे हमने k को यंग्स मॉडुलस के टर्म्स में लिखा है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट हेडिंग क्या है. सब वो m इक्वल टू रो भी कहाँ रखा है, m इज इक्वल टू, इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो हमको ये वाला मिल जाएगा इक्वेशन, बिकॉज़ m इज इक्वल टू कांस्टेंट.
इसको अगर हम डिफरेंशिएट करा देंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, आइदर v आइदर u, रो, इट इज टू बी कांस्टेंट। भाई मटेरियल को अगर आप कंप्रेस करोगे तो मास थोड़ी बदलेगा, डेंसिटी और वॉल्यूम आपस में ऐसे बदलने हैं, मास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, हमें ये इक्वेशन मिल जाता है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट, राइट। और ये म्यू की दो ऐसी क्यों नहीं? ये आर्टिफिशियल मटेरियल्स को अगर अपन इंक्लूड करते हैं उस केस में है, जनरल जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं उसके लिए 0 to 2.5 के बीच में रहता है। तो आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो 0 to 0.5 वाले क्वेश्चंस आएंगे जनरली इंजीनियरिंग मटेरियल्स जो अवेलेबल है। आर्टिफिशियल मटेरियल्स लाइक जो स्पंज वगैरह, स्पंज मटेरियल्स होते हैं जैसे फोम, उन सब के लिए भी ये -1 अचीव हो सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग क्या थी? वर्क डन एंड एनर्जी स्टोर्ड, राइट। पॉइंट नंबर 8, एट पॉइंट है, राइट। Work done and energy stored in elongation. So now वर्क डन की अगर हम बात करें, दैट इज F डॉट डी एल के टर्म्स में अगर हम डिस्कस करें, where F being variable, F being variable depending upon या मैं DL को ही रिप्लेस कर देता हूँ, DL ठीक है। वर्क डन को अगर अपन कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे कंजर्वेटिव वर्क डन के लिए आ जाता है कुछ हाफ ऑफ के डेल्टा स्क्वायर टाइप का, हाफ ऑफ के डेल्टा स्क्वायर which is also like magnitude of potential energy, magnitude of potential energy. So change in potential energy under conservative force, negative of work done माइनस माइनस प्लस बन जाता है हाफ के डेल्टा स्क्वायर। इसको अगर अपन पुट करते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लीनियर स्प्रिंग के लिए ये बनेगा, के की वैल्यू क्या है, F L square upon 2AY. This is going to the potential energy